आप इतनी बात पहले समझ लो। मेडिसिन दो फॉर्म में आती है बेटा। एक, जिस मेडिसिन में ये पिल्स है, इस पिल में सिर्फ और सिर्फ होगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या होगा? और ये जो पिल्स है ये कॉम्बिनेशन में है सर। कॉम्बिनेशन का मतलब है प्रोजेस्टेरॉन प्लस बेटा इस्ट्रोजन। और इन दोनों पिल्स को मैं बोलूंगा स्टेरॉइड पिल्स। कौन सी पिल? स्टेरॉइड पिल। स्टेरॉइड पिल जिसमें ओनली ये भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। क्योंकि इस ड्रग्स में कितने केमिकल आ गए? दो। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स में आएगा। बाकी ये सिंपल प्रोजेस्टेरॉन वाले दवाइयाँ हैं। इसके लेने से क्या होता है? ये मेडिसिन खाने से क्या होता है? प्रेगनेंसी नहीं होती? नहीं बेटा, प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। क्यों सर? समझाता हूँ। अगर ये पिल्स खाया किसी ने, मतलब जो फीमेल जो प्रेगनेंसी नहीं चाहती, तो पिल्स का असर ऐसे होता है कि पिल्स का सीधा कांटेक्ट जाता है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस जो होता है, जो बना रहा था बेटा जीएनआरएच, पता है जीएनआरएच क्या होता है? इसको ये बंद कर देता है। हाइपोथैलेमस जो बना रहा था जीएनआरएच को बंद कर देता है। जीएनआरएच एक्टिव कर रहा था पीजी को, और पीजी बना रहा था बेटा दो प्रकार के हार्मोन। एक का नाम क्या था? एफएसएच। एक का नाम, तो मैं आपको ये बोलूंगा, पहले ये प्रक्रिया शुरू है, इसको मिटा देता हूं मैं। फिलहाल सर ये प्रक्रिया शुरू है। हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच बनाया, उसने पीजी को एक्टिव किया, उससे ये बन रहा है। और एफएसएच की वजह से और एलएच की वजह से वहां पे कंटिन्यू शुरू है ओव्यूलेशन। क्या शुरू है? लेकिन जैसे किसी ने मेडिसिन को खाया, पिल सीधा क्या कर दी है? हाइपोथैलेमस को ब्लॉक करती है। हाइपोथैलेमस क्या बंद कर देता है? उससे ये बंद हो जाता है बेटा, ये दो हार्मोन बंद हो जाते हैं। और इनके बंद होने से क्या बंद हो जाता है? ऐसी ये दवाई काम करती है। समझा मैंने क्या बोला? मोड ऑफ एक्शन। ये आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ने को मिलता है कि कैसे ड्रग्स काम करता है, कैसे कोई सर्दी की गोली, कफ का सिरप कैसे काम करता है, उस ऑर्गन पे, उस सेल पे कैसे काम करता है। ये पढ़ेंगे आप एमबीबीएस में। फार्माकोलॉजी, फार्मेसी का सब्जेक्ट है ये। ठीक है बेटा? हाँ सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब दूसरी बात, ये तो हो गया था। चलिए सुन, ये थोड़ा अलग केस है सर। वो मेडिसिन सर कैसा है सुनो। मेडिसिन रोज रोज भूल जाते अपन लेना। अब नॉर्मल मेडिसिन भूल जाते हैं ना। कोई आपको कोई सर्दी की दवा है, खांसी की दवा है, या कोई और कोई दवा है, हम भूल जाते हैं सर। क्योंकि उसका शेड्यूल नहीं बनता उसका। कोई बाहर गाँव जाते हैं, दवाइयाँ साथ में लेके जाना पड़ता, भूल जाते हैं। कहीं मिलती कहीं नहीं मिलती। मतलब मेडिसिन की झंझट मत रखो, कुछ ऐसा करो कि मेडिसिन ही ना हो। तो उसका एकमेव सॉल्यूशन है फिर ये वाला। पता है इसमें क्या करना पड़ता? एक सिलिकॉन का रॉड लेना पड़ता। सिलिकॉन का रॉड होता है ऐसे रॉड, एक ट्यूब होता है सिलिकॉन का। इस ट्यूब के अंदर वो केमिकल भरने पड़ते हैं दो। सर कौन से केमिकल? एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरे का नाम क्या है? इस्ट्रोजन। इस ट्यूब में भरने पड़ते बेटा। पूरे ट्यूब में केमिकल भर दिया आपने, या हॉर्मोन्स को भर दिया आपने। और ये ट्यूब जो होता है, ये सीधा डायरेक्टली सर्जिकली सर्जिकली थोड़ी स्किन यहाँ से कट की जाती है और शरीर के अंदर इसको इम्प्लांट किया जाता है। डायरेक्टली शरीर में लगाया जाता है, जैसे कोई चिप लगाते हैं अपन वैसे। समझा? तो कहाँ पे लगाया हमने? ये इम्प्लांट किया सर। कहाँ इम्प्लांट किया? अंडरनीथ द स्किन, मतलब स्किन के नीचे। यहाँ पर हमने डायरेक्टली थोड़ा गैप बना के उसमें ही एडजस्ट कर लिया। फिल हो गया गैप। मेडिसिन की झंझट ही नहीं अभी। कब तक चलेगा? 5 साल तक। पंचवार्षिक योजना है। कितना चलेगा? 5 साल तक चलेगा ऐसे। और इसको ऐसे भरना पड़ता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे अम्ब्रेला शेप जैसा।
5 ही रहते हैं, 6 रहते, 5 ही रहते हैं, वो 5 साल चलते हैं। और ये सेम है पिल्स जैसा। तो फर्क क्या है, पिल्स रोज खानी पड़ती है, इसके रिप्लेस में हमने ये कर दिया, क्योंकि पिल्स हम भूल जाते हैं। मुझे थोड़ा ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ था, मैं गया था अभी किडनी स्पेशलिस्ट के पास, तो उन्होंने मुझे दवाई लिख के दी। ऑलरेडी मेरे पास एक दवा थी इसकी थोड़ा ब्लड का, तो मेरी प्रॉब्लम में दवा भूल जाता हूँ लेना, क्योंकि एक एसिड की दवा होती है जो बिफोर मील खानी पड़ती है, पता है ना, एंटीबायोटिक से एसिड ही बढ़ती है। तो एक दवा होती है जो बिफोर मील खानी पड़ती है, मील के बाद फिर वो दवा लेनी पड़ती है, उसमें एंटीबायोटिक होता है, पेन किलर होता है ना। तो फिर याद नहीं रहता, वो भूल जाते हम तो फिर ऐसे ही फीमेल का है, वो तो मतलब रोज मेडिसिन लो, रोज मेडिसिन लो, वो दूसरा हिसाब तो अलग ही था। 5 तारीख को शुरू करो, 21 तारीख तक, सॉरी 25 तारीख तक, फिर वो गैप रखो 7 दिन वाला, कौन याद रखेगा इतना, है ना। तो बेहतर ऑप्शन है फिर ये वाला इम्प्लांटेशन। तो सर ये रिप्लेस है पिल्स को, तो हमने पढ़ लिया। इसमें बेटा 2 प्रकार के केमिकल रहेंगे, ऐसे भी होता है एक सिंपली, इसमें आपको केमिकल मिलेगा, मतलब हार्मोन मिलेगा ओनली, ओनली बेटा कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, या फिर कॉम्बिनेशन में, ठीक है बेटा। हाँ, कितना चलेगा ये इफेक्ट इसका, 5 साल। कहाँ इम्प्लांट करना पड़ता है, हाँ वेरी गुड, ये काफी लॉन्गर चलता है बेटा, लिख ले वहां पे 5 years। खतरनाक। इस ट्यूब में क्या भरा हमने, सेम जो दवाई में था। चल नेक्स्ट, ये दूसरी मेडिसिन है, इमरजेंसी केस में है। देख इमरजेंसी केस में क्या है, देख कभी 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 अगर क्वाइटस हुआ, इंटरकोर्स हुआ, और उसमें अगर सीमेन इंसेमिनेशन हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, तो वहां पे अगर उस कपल को बच्चा नहीं चाहिए, तो उनके पास समय होता है 72 आवर्स। मतलब जब इंसेमिनेशन हुआ, जिस दिन स्पर्म अंदर गए फीमेल के बॉडी में, वहां से उनके पास 72 आवर्स है जायगोट को बनने से रोकने को, मतलब रोकना है जायगोट को बनना, उनके पास 72 आवर्स है। या सेकंड केस, कभी कभी रेप केस होती है, क्राइम होता है एक, ऐसे केस में उनके पास है 72 आवर्स। तो ऐसे केस में सर एक मेडिसिन आती है, वो होती है अनवांटेड, मेडिसिन का नाम है अनवांटेड 72, ये मेडिसिन का नाम है, ये तुरंत लेना पड़ता है, इसकी वजह से फिर प्रेगनेंसी नहीं होती, जायगोट ही नहीं बनेगा। सर 72 घंटे के अंदर क्यों लेना पड़ता है वो मेडिसिन, मतलब अगर कुछ रेप हुआ या फिर गलती से इंसेमिनेशन हुआ तो क्यों, कारण यह है बेटा, ये फीमेल की बॉडी है, इस फीमेल के बॉडी में अगर गलती से स्पर्म चला गया, तो ये स्पर्म यहाँ पे 72 आवर्स जिंदा रहता है, मतलब स्पर्म जिंदा रहता है 3 दिन। कितना दिन, 3 दिन का मतलब कितने आवर्स, समझा तो, जिस दिन स्पर्म गया वहां से वो 3 दिन जिंदा रहेगा, इसलिए 72 आवर्स के अंदर ये मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो जाके उस मेडिसिन से ये स्पर्म मर जाता है, या फिर वो जायगोट नहीं बनता, इसलिए इसका नाम है इमरजेंसी मेडिसिन। ये होती है इमरजेंसी मेडिसिन, ठीक है। हाँ सर, तो 72 आवर्स का होता है, क्वाइटस हुआ या फिर कभी रेप केस होती है, तो ऐसे केस में इसको यूज किया जाता है। सर इस मेडिसिन में होता क्या है बेटा, सेम बात, सेम बात,
इस मेडिसिन में होता है बेटा सेम बात। इस मेडिसिन में क्या होता है खुद बता, क्या होता है? प्रोजेस्ट्रोजेन या फिर ये प्रोजेस्टेरॉन ही एक प्रकार का है, प्रोजेस्ट्रोजेन या फिर ये कॉम्बिनेशन। अनवांटेड 72 इस मेडिसिन का नाम होता है। ठीक है, हाँ सर। तो ये इमरजेंसी केस में ली जाती हैं। आपका यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हो गया जो टेम्पररी मेथड थी। नेचुरल मेथड थी टेम्पररी, बैरियर टेम्पररी, केमिकल टेम्पररी, दवाइयाँ टेम्पररी, और ये इमरजेंसी मेडिसिन टेम्पररी। जिनको लगता है, कुछ नया बता रहा हूँ, जिनको लगता है कि अब मेरे 2-3 बच्चे हो गए, अब मुझे बच्चा ही नहीं चाहिए ज़िंदगी भर, ज़िंदगी भर 5-6 नहीं, ज़िंदगी भर बच्चा ही नहीं चाहिए, 2-3 हो गए बच्चे, अब ज़िंदगी भर नहीं चाहिए, फिर वो करते नसबंदी। कौन सी बंदी? नस। स्पर्म भी नहीं, एग्स भी नहीं। करना क्या पड़ता है? सर्जरी करनी पड़ती है, सर्जरी करनी पड़ती है बेटा। 2 प्रकार की सर्जरी होती है, एक का नाम टिक्कर, दूसरे का नाम टिक्कर, हाँ टिक करो। एक का नाम वेसेक्टोमी, दूसरे का नाम ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो होता है वो होता है बेटा मेल में। वैस का मतलब वैस डिफरेंस, वी फॉर वैस डिफरेंस, मेल में। ये ट्यूब माने फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब माने ये फीमेल में होता है। डायरेक्ट सर्जरी होती है। सर सर्जरी में करना क्या पड़ता है? बेटा सुन, सर्जरी में करना क्या पड़ता है? ये उन कपल के लिए होता है जिनको अभी बच्चा ही नहीं चाहिए। इसमें सर या फिर कुछ प्रॉब्लम है उनके यूट्रस में वगैरह, तो बेटा उसमें करना क्या पड़ता है? मेल में क्या होता है, ये जो ट्यूब होता है, आपको पता है यहाँ स्पर्म बनेगा, आपको पता है यहाँ स्पर्म बनता है, फिर ये स्पर्म में ट्रैवल करता है ऐसे, फिर स्पर्म यहाँ पे आता है, बराबर है। लेकिन ये जो रास्ता है स्पर्म ट्रैवलिंग का, इसको पहले कट करते हैं, बाद में इसको टाई करते हैं। इसको पहले कट करते हैं, बाद में इसको बांध देते हैं, ऐसे बांध देते, दिख रहा है आपको? ताकि फ्यूचर में कभी उनका अगर प्लान चेंज हो जाए तो रिवर्स होना चाहिए, मतलब ये जुड़ना भी चाहिए। उनको लगे कि नहीं, मुझे जो मैंने कट किए थे यहाँ पे वैस डिफरेंस, वो वापस रीजॉइन होना चाहिए, इसलिए इसको पहले प्रॉपरली कट करते, इसको टाई करते हैं, और इसको सर वापस जोड़ सकते हैं क्या? जोड़ सकते हैं, लेकिन रिस्की है, वापस जोड़ना रिस्की है वो। समझ रहे बात को? हाँ, तो ऐसा कट करके इसको टाई करो। इससे क्या होगा सर? इससे स्पर्म नहीं जाएंगे पाएंगे इधर, इधर स्पर्म नहीं जा पाते फिर। मतलब यहाँ पे स्पर्म ट्रैवल नहीं करेंगे। फिर होगा क्या सर? बेटा होगा इतना, यहां से सीमेन तो बनेगा। सवाल होता है बच्चों का, सर सीमेन नहीं सीमेन बनेगा, सीमेन बनेगा, सीमेन इजैकुलेट होगा, लेकिन सीमेन में स्पर्म नहीं होगा। सीमेन में स्पर्म अटक गया ना इधर। ग्रीन कलर का कौन है? सीमेन। पता है कैसे बना था वो? 3 ग्लैंड से, 3 ग्लैंड पढ़ा है मैंने। प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल, और वो बनेगा क्योंकि हार्मोन्स तो आएंगे ना, हार्मोन थोड़ी रुकने वाले हैं, हार्मोन्स तो आएंगे, सीमेन बनेगा, उसमें स्पर्म नहीं होगा। ये हो गया मेल के बारे में। रहा सवाल फीमेल के बारे में, तो पहले मैंने इसका क्या नाम दिया बेटा? हमने ट्यूब कट किया, वैसेक्टोमी किया, ये सर्जरी से होता है। अब आते हैं फीमेल में क्या होता है सर? बेटा फीमेल का डर ये है कि फीमेल में ओवम कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है। ओवरी से ओवम कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब में आता है, इधर इधर इधर। ये ओवम यहाँ बनता है, फिर वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। अब फैलोपियन ट्यूब में ओवम तो आया, लेकिन ये ओवम जो होता है वो यहीं पे रह जाता है। और रहा सवाल स्पर्म का, मैं सिर्फ फीमेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? रहा सवाल स्पर्म का, अगर स्पर्म आते भी है तो स्पर्म जो है इधर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये रास्ता ब्रेक हुआ है। जहां इस्मस होता है ना, इस्मस, वहां पे रास्ता ब्लॉक कर दिया है, कट करके टाई कर दिया उसको, इससे इधर स्पर्म नहीं जाएगा। समझ में आया आपको? एग्स इधर आने के चांस ही नहीं है।
स्पर्म उधर नहीं जाएगा। तो फिर फीमेल में सर एक बात बताइए, फीमेल में आपने बोला ये आपने कट किया, फिर ये ओहम इधर नहीं आएगा, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगी? हाँ होंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगी। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग्स नहीं होगा, एग्स नहीं होगा, समझा तुम? मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगी, हार्मोनल चेंजेस तो होंगे ही, सिर्फ उस मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या नहीं होगा? वो नहीं होगा। जैसे वो इजैकुलेशन में क्या नहीं होगा? स्पर्म नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो में पूरी बातें होंगी, ब्लड होगा, मरे हुए सेल होंगे, एंडोमेट्रियम होगा, सिर्फ क्या नहीं होगा? सेकेंडरी oocyte नहीं होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये सवाल आता है सर, इसको रिज्वाइन कर सकते क्या अपन? देख बेटा, अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं ना, इसको रिज्वाइन करना है तो फीमेल में बड़ी दिक्कत है एज कंपेयर टू मेल। फीमेल में इसको रिज्वाइन करना बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दिस वन। इसलिए ये केसेस जो है बहुत कम कपल में होते हैं, क्यों? उन्होंने डिसीजन लिया कि बच्चा होना ही नहीं अभी, लेकिन प्रॉब्लम जा रही है उनको, कुछ हार्मोनल चेंजेस इधर के उधर जा रहे हैं, हो सकता है इससे हो रहा है कुछ। फिर उनका कहना है कि वापस रिज्वाइन करते हैं ताकि बैलेंस रहे हार्मोन्स का, फिर वो वापस जोड़ना थोड़ा मुश्किल है, वापस सर्जरी करो। और ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, थोड़ा डीप लोकेट होता है, स्किन के नीचे बहुत रहता है, मतलब इसके ऊपर मल्टीपल स्किन की लेयर रहती है, समझ रहे बात को? ऐसा रहता है। तो ऐसा है बेटा ये, इसलिए एनसीईआरटी बोलती है इसका रिवर्स होना काफी कमजोर है, मतलब श्योर नहीं है ये रिवर्स जॉइंट होगा ही। ठीक है बेटा, ओके। सर ये स्मॉल इंसिशन क्या है? व्हाट इंसिशन? कट लगाना। व्हाट इंसिशन? ऐसे फोल्ड करके कट लगाते हो उसको। सर आपने इतना बोला, मेडिसिन लो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, पिल्स खाओ, सहेली है, इसके साइड इफेक्ट नहीं क्या सर? साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके। साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते? इतने मेडिसिन अगर लिया तो ऑब्वियसली बेटा साइड इफेक्ट तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि आप सीधा हार्मोन से खेल रहे हो। आप जो नेचुरल ओव्यूलेशन है उसको आप रोक रहे हो, नेचुरल ओव्यूलेशन जो हो रहा था फीमेल में उसको आप रोक रहे हो ना, तो बॉडी को आदत लग जाती है। जैसे किसी को कोई ड्रग्स की आदत रहती है, वो बिना वो खाना नहीं खाता, तो बॉडी को आदत हो गई। किसी को खाना खाने के बाद वो मेडिसिन की जरूरत पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने में, तो बॉडी नेचुरली काम नहीं करते, फिर डिपेंड ऑन दिस ड्रग्स। तो सर क्या क्या होने के चांस है सर मेडिसिन से? बेटा मेडिसिन के इफेक्ट है नौसिया, पता है नौसिया क्या होता है? सिम्टम्स होता है नौसिया। एक होता है एब्डोमिनल पेन, कंटिन्यू ब्लीडिंग, कंटिन्यू ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग मतलब है ब्लीडिंग होते रहता है, या फिर इरेगुलर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस है। इवन दो सर शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड, so though not very significant should not be totally ignored। इसका मीनिंग क्या है? हाँ, इसका मीनिंग क्या है? नॉट वेरी सिग्निफिकेंट शुड नॉट बी टोटली इग्नोर्ड, इसका मीनिंग क्या है? इसका फायदा तो है नहीं, लेकिन इसको आप अवॉइड भी ज़्यादा करने, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना। फिर ऑप्शन है क्या? जिनको स्पेस चाहिए, देखो उसकी अलग अलग टेक्निक है। कोई बोलता है मुझे वो आईओडी नहीं होना, वो यूट्रस में वो टी, यूट्रस में ये रखो कॉपर टी रखो, वो नहीं होना झंझट। कोई बोलता है मुझे वो हाथों में आप इम्प्लांट कर रहे हो 5 साल वो रहेगा, कोई इन्फेक्शन होने के चांस है, वो भी नहीं होना। तो एक ही ऑप्शन बचा फिर, मेडिसिन। मतलब उसको आप अवॉइड तो कर नहीं सकते, भले उसका फायदा नहीं है ज्यादा, मतलब फायदा इन द सेंस उसके साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन वो लेना ही पड़ेगा। जैसे बीपी की गोली होती है, जब पता है बीपी की गोली लेना ही पड़ेगा, भले इसके साइड इफेक्ट हो रहे हो, है ना, क्योंकि वो एलोपैथी में आती, और लंबे समय तक एलोपैथी लेना अच्छी बात नहीं है किडनी के लिए। एम आई राइट? ज़्यादा टाइम पे एलोपैथी ले सकते हैं क्या अपन किडनी के लिए? ये तो किडनी फेल, लीवर फेल होने के चांस है,
क्योंकि आप जो मेडिसिन लेते हो ना बेटा, वो सबसे पहले उसकी मुलाकात लीवर से होती है। ज़्यादा मेडिसिन खाने से लीवर खराब होने के चांस है। इसलिए एलोपैथी का सिंपल एक फॉर्मूला होता है। एलोपैथी सबसे बेस्ट है तुरंत एक्शन के लिए, जहाँ पे आपकी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक काम नहीं करता। जैसे एक्सीडेंट हुआ, उसको जड़ी बूटी देंगे क्या तुम? उसको तुम पेन किलर देंगे तुरंत। मतलब अपने अपने पॉइंट्स है सबके। तुरंत एक्शन के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए एलोपैथी अच्छी है। लेकिन आप बोले मैं जिंदगी भर ये लेता रहूंगा एलोपैथी, थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक है। उसकी बॉडी पे डिपेंड है, फिर वो उसकी बॉडी पे डिपेंड है। आपको ये क्लियर हुआ है क्या है मेडिसिन की साइड इफेक्ट? तो ओके, टॉपिक का नाम क्या है? इसको सिंपली भाषा में एबॉर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबॉर्शन। क्या होता है एबॉर्शन? हाँ हाँ, करेक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये जो लाइन है ना, पहली वाली लाइन, इसको याद रखना। सर, ये जो एमटीपी होता है ना, ये इंटेंशनल होता है। मतलब इसका ये इंटेंशन होता है। सर ये वॉलंटरी होती हैं, मतलब मर्जी से होती हैं। जैसे एबॉर्शन करना है, ये मर्जी हो गई, डिसीजन हुआ पेरेंट्स का। तो सर इसमें क्या करना पड़ता है? इंटेंशनल है, वॉलंटरी है सर। इसमें सर एबॉर्शन को इंड्यूस करना पड़ता है, जानबूझ के वो चीज करवानी पड़ती है, बच्चा गिराना पड़ता है। इंड्यूस एबॉर्शन। ठीक है बेटा, सुनो मेरी बात। सब जन नहीं कर सकते एबॉर्शन, नियम है इसके कुछ। नियम है, रूल्स है। वो रूल्स सुनो पहले, आगे लॉ है इसका, एक्ट है इसका। कम से कम मैं बताना चाहूंगा, आज जितनी भी प्रेगनेंसी है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, जितनी प्रेगनेंसी है, उस प्रेगनेंसी में 45 से 50 मिलियन एमटीपीज होती रहती हैं हर साल। मतलब इतने एबॉर्शन होते हैं बेटा, इतने एबॉर्शन हो रहे हैं जितनी प्रेगनेंसीज है पूरी दुनिया की। मैं अमरावती की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की। इसका मतलब है सर, जितनी भी प्रेगनेंसीज है पूरी दुनिया की, उसका 1/5 एबॉर्शन हो रहा है सर। 1/5 एबॉर्शन हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो ये पहले आप वो डिजिट्स याद रखो, 45-50 मिलियंस एमटीपीज हो रहा है पूरी दुनिया में, जितनी प्रेगनेंसी उतना। ये टेक्निक है एबॉर्शन का। जो बच्चा ग्रो हो रहा है अंदर, उसको ये जो है इंस्ट्रूमेंट, इससे आप निकाल सकते हो। ग्रोइंग बच्चे को ये ऐसे बता रहे हैं हमें, ग्रोइंग बच्चे को आप निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल, अपन ईयर वैक्स कैसे निकालते हैं, वैसे। सही में ऐसे होता है सर? एक्चुअली डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितने दिन का है। एबॉर्शन डिपेंड ऑन कि वो कितने समय का बच्चा है। वो बताऊंगा मैं आगे। सर ये जो एक्ट है एमटीपी नाम का, मतलब एबॉर्शन का जो एक्ट है, ये कब अप्लाई हुआ था इंडिया में? बेटा टिक कर, 1971 में ये एमटीपी अप्लाई हुआ था। इसको लीगलाइज किया था इंडिया में। लीगलाइज का मतलब है कोई इसका मिस यूज नहीं करेगा। इंटेंस उसका अगर सही पर्टिकुलर उसका एम है, कोई दिक्कत है, तो ही एमटीपी हो सकती है, वैसे नहीं होती। ताकि सर कोई इसका मिस यूज ना करे सर, इसलिए इसको एक्ट को प्रॉपरली अप्लाई किया गया है। इसमें सारी बातें ध्यान में रखी गई है। इमोशनल, सारी बातें ध्यान में रखी है। इमोशनल, उसके बाद में इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज। क्योंकि इसको एक्सेप्ट करना कि इसको एक्सेप्ट नहीं करना, ये डिबेट का प्रॉब्लम, मतलब डिबेट हुए थे उस वक्त कि एमटीपी करना कि नहीं करना, इसलिए इसमें सारी बातें आ गई। कुछ रहता है इमोशनल, जैसे मम्मी चाहती है कि एबॉर्शन ना हो, लेकिन सासू माँ चाहती है एबॉर्शन हो।
उसमें इमोशन आया। समझा मैंने क्या बोला, है ना? हाँ। सासू माँ चाहती है एबॉर्शन हो, मम्मी चाहती नहीं हो, पेरेंट चाहते नहीं हो, ऐसा कुछ रिलीजियस होता है, कुछ इथिकल होता है। अब इमोशनल कैसे? इमोशनल का भी एक तरीका होता है। सुनो मेरी बात, इमोशनल इमोशनल का भी एक तरीका ऐसे होता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मेरी बात सुनो बेटा। एक 2 महीने का बच्चा है, माँ के पेट में है। इमोशनल किसको बोलते हैं सुनो। एक 2 महीने का ही बच्चा है, माँ के पेट में है, यूट्रस में है। उसको एक डायग्नोज हुआ डाउन सिंड्रोम। क्या डायग्नोज हुआ? अब ऐसे केस में उसको कंटिन्यू करना कि नहीं करना, ये थोड़ा इमोशनल है, क्योंकि आखिर वो तो बच्चा ही है ना। तो वहां फिर वो डिसीजन कौन सा लेंगे, इमोशनल वाला लेंगे कि ये लेंगे कि उसे आगे भी दिक्कत होने वाली है? डाउन सिंड्रोम पता है ना आपको? हाँ। प्रेगनेंसी के बाद अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, क्रोमोसोमल चेक होता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर चेक होते हैं, प्रेगनेंसी में होनी चाहिए वो। ठीक है बेटा। सर, ये जो एमटीपी एक्ट हुआ ना, इसका कारण ये था कि कुछ लोग उसका मिस यूज कर रहे थे। स्पेशली बेटा ये कर रहे थे फोर्टिसाइड। व्हाट इज फीमेल फोर्टिसाइड्स? पता है आपको? मतलब माँ के पेट में ही बच्ची को मार देना, ये मिस यूज हो रहा था, इसलिए इसको और स्ट्रिक्ट किया गया एमटीपीज को। सुनो मेरी बात, एमटीपी कब करवाते हैं, कुछ नियम है वो देखो। एमटीपी कब करवाते हैं? पहली चीज, पेरेंट्स का खुद का ओपिनियन, उनको बच्चा नहीं चाहिए। अगर पेरेंट्स का सिग्नेचर लगता है दोनों फॉर्म पे, नहीं चाहिए, फॉर्म होता है ऐसे, नहीं चाहिए बच्चा, एमटीपी हो सकता है। दूसरी बात, मदर को खतरा है बच्चे से, मदर को ही खतरा है बच्चे से, बॉडी थोड़ी एबनॉर्मल है मदर की, यूट्रस में प्रॉब्लम हो चुका है, उस समय आप एमटीपी कर सकते हो। तीसरी बात, बच्चा जो है वो बीमार है, उसको डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है, उसको और भी कोई बीमारी हो सकती है, उसको हीमोफीलिया हो सकता है, और कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकता है, उस समय एमटीपी कर सकते हैं। एक लड़की है, उसका रेप हुआ है, उसके बच्चे में बच्चा, उसके पेट में बच्चा है, ऐसे केस में वो क्या कर सकती है? एमटीपी कर सकती है। ठीक है, ये एमटीपी के कुछ नियम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ वो नियम आप पढ़ लेना। अब दूसरा नियम, एमटीपी करवाना हो सर, एबॉर्शन करवाना हो सर, एबॉर्शन करवाना है तो कितना कितना दिन तक हो सकता है एबॉर्शन? क्योंकि 9 महीने का समय होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लाइन टिक करना, एबॉर्शन का सही समय है 12 हफ्ते के पहले। 12 हफ्ते के पहले आपको एबॉर्शन करवाना पड़ता है। 12 हफ्ता मतलब बेटा कितने महीने? 3 महीने, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एबॉर्शन हो सकता है पहले 3 महीने में, 12 हफ्ते में। इसके लिए रिक्वायरमेंट रहता है 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओनली 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ती है 12 हफ्ते के पहले। एक फॉर्म होता है वो भरना पड़ता है, कंडीशन अरेंज करनी पड़ती है, क्यों आप एमटीपी करना चाहते हो, क्यों, वाई, रीजन बताना पड़ता है। वो होने के बाद फिर वो बच्चे को देखते हैं सोनोग्राफी से कि बच्चे की साइज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो डिसाइड करते हैं इसको केमिकल से बाहर निकाला जाए, मतलब मेडिसिन दे के बाहर निकाला जाए, या सर्जरी करवानी पड़े, या और कुछ टेक्निक है क्या। वो मैंने वो रॉड वाला बताया था आपको, है ना, उसको ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। वो होता है ऐसे, एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चे को, पूरा ऐसे यूट्रस में वो रॉड होता है, वो ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आप गायनेकोलॉजिस्ट जब बनेंगे ना, आपको सब पता ही चलेगा ये, गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे तब। 12 हफ्ते सर, ओनली 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर। लेकिन गलती से, सुन ले मेरी बात, अगर बेटा, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले तू,
सर 12 हफ्ते हो गए सर, 12 हफ्ते हो गए सर, फोर्थ महीना लग गया सर, चौथा महीना या पांचवा महीना, ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऐसे केस में थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि कौन सा कौन आ गया ट्राइमेस्टर, कौन सा आ गया, मतलब चौथा या पांचवा महीना आया सर, बच्चे का रिस्क बढ़ गया, मम्मी का रिस्क बढ़ गया, क्योंकि मम्मी को खतरा है उससे, आप मेडिसिन उसमें दे नहीं सकते ज्यादा। अगर गलती से 12 हफ्ते के बाद वाली केस है ना, तो उसमें लगते हैं बेटा 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर। कितने लगते हैं, लिख लो, ये नोट डाउन करना है, नहीं है वहां पे। फॉर 12 वीक्स 1 प्रैक्टिशनर, एंड फॉर अबाउट 12 वीक्स 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर लगते हैं। दो मेडिकल प्रैक्टिशनर लगते हैं बेटा। हो गया, ओके। कभी कभी क्या होता है कि अपने यहाँ डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं वो नॉन डिग्री वाले डॉक्टर, नॉन डिग्री डॉक्टर, हाँ झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं उसको, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स रहते हैं, ठीक है, वो टोटल तो अनसेफ है बेटा, टोटल अनसेफ है, और क्या है वो, ठीक है। नाउ एक स्टेटमेंट टिक कर, ये वर्ड टिक कर, एमनियोसेंटेसिस, ये बड़ा आईएमपी स्टेटमेंट है, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस। ये एमनियोसेंटेसिस जो होता है ना, इसका सिंपल लॉजिक सुनो क्या होता है। आपको बच्चा दिख रहा है, बच्चे के आजू बाजू में फ्लूइड बोला था मैंने, वो बाहर निकलता है बच्चे के साथ, एमनियन, एमनियोटिक फ्लूइड, याद आया, बच्चे के सराउंडिंग में फ्लूइड होता है, कौन सा, हाँ, तो एक नीडल होती है, वहां से फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, कौन सा, एमनियोटिक फ्लूइड, ऐसे बाहर निकाला जाता है, इस ट्यूब में भरते उसको, तो सर उसमें सर एमनियोटिक फ्लूइड है, ये बेटा एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें, फिर फ्लूइड को चेक किया जाता है। सर क्या चेक करते हैं फ्लूइड में, इस फ्लूइड में चेक करते हैं बच्चे की बीमारियां, स्पेशली क्रोमोसोमल बीमारियां, प्लस इसमें ये भी चेक हो सकता है, लेकिन करते नहीं है, इसमें चेक होता है कि ये बच्चा मेल है कि फीमेल है। इस ट्यूब, इस फ्लूइड से पता चलेगा इज इट मेल और फीमेल, जेंडर क्या है उसका, दैट इज कॉल्ड एज बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन, ये पता चल जाता है उससे। लेकिन ये टोटली पता है आपको, हर, मैंने लास्ट टाइम बोला था ना, लिखा रहता है, इवन तो सोनोग्राफी केस में भी लिखा रहता है कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है, गलती से अगर हुआ तो दोनों को पनिशमेंट है, पेरेंट्स को ज़्यादा पनिशमेंट है, डॉक्टर को 2 साल की पनिशमेंट है, पेरेंट्स को 3 साल की पनिशमेंट है, लाइसेंस गायब हुआ वो अलग है, लाइसेंस कैंसिल होता है, क्योंकि बीच बीच में इतना ज़्यादा हुआ था ये, स्पेशली राजस्थान में, इसलिए बड़ा मिस यूज़ हुआ था, फीमेल फोर्टिसाइड का रेशियो बढ़ गया था। एक रेशियो होता है बेटा, याद रखना, हर एक स्टेट का, हर स्टेट का रेशियो होता है, सेक्स रेशियो बोलते हैं उसको, इसका मतलब होता है मेल एंड फीमेल रेशियो। तो मेल अगर 1000 है, तो उस कंपेयर में फीमेल कितनी है उस स्टेट में, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। राजस्थान में पाया गया था, ऐसा एक नोट मैंने पढ़ा था, ये रेशियो बहुत कम हुआ था, सिर्फ 600 फीमेल थी बेटा, इतने कम, इवन तो पंजाब में भी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा था, मेल एंड फीमेल, तो रेशियो लगभग इक्वल चाहिए, या थोड़ा बहुत कम चलेगा, लेकिन फर्क देखो ना, 400 का फर्क आया है, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। समझा मैंने क्या बोला, हाँ, ऐसे होता है ये, दैट इज एमटीपीज, ओके, इसका मीनिंग समझ रहे तुम, मेल फर्टिसाइड है ये,
कि फीमेल फोर्टिसाइड है ये। हाँ, दैट्स द मीनिंग। दो चीजें हो गई। पहले का नाम क्या था? पहले मैंने आपको पढ़ाया वो बचा हुआ पोर्शन, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, है ना। उसके बाद क्या पढ़ा है मैंने? एमटीपीज। एमटीपीज हाँ, एक चीज़ मुझे याद आ गई, वापस भूल जाऊंगा मैं। जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि अपने क्लास में कुछ बच्चे सीईटी के हैं, तो देखो अपना सिलेबस कैसे रन होगा। 11th के चैप्टर हो गए अपने, फिर मैं ब्रेक लगा 11th चैप्टर पे, 12th स्टैंडर्ड शुरू किया, तो ये 12th जो है अपना जून या जुलाई तक हो जाएगा। 12th स्टैंडर्ड मतलब ये 12वीं की एनसीईआरटी कब हो जाएगी? और ये दिखाओ, ये 12वीं का जो एनसीईआरटी है ये पूरा आपको स्टेट बोर्ड में है। 12वीं का स्टेट बोर्ड आपका, ये एनसीईआरटी पूरी आपके स्टेट बोर्ड में है। एक भी चैप्टर इसमें ऐसा मिस नहीं है। टोटल चैप्टर है आपके स्टेट बोर्ड में। मतलब ये किताब अपनी हो जाएंगी जुलाई तक। हो गया जुलाई तक, मतलब आपका 12वीं बोर्ड खत्म हो गया, आप फ्री हो गए 12वीं बोर्ड से सिलेबस के तौर पे। 11th में जो चैप्टर बाकी है अपने, 11th में अपना चैप्टर बाकी है पहले 4 चैप्टर। पता है पहले 4 चैप्टर हैं लिविंग वर्ल्ड से लेके तो एनिमल किंगडम तक। उसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया था अपना मेरे ख्याल से। कॉकरोच और फ्रॉग बाकी है। हाँ, तो बारिश के वक्त मेंढक का मौसम आ जाएगा, तब मेंढक पढ़ेंगे। जुलाई में आ जाती बारिश, तब मेंढक पढ़ेंगे हम, ठीक है। इतने बाकी है ना। हाँ, लोकोमोशन, ये गायब है स्केलेटन, देखिए गया एक, पता नहीं कब ला के देंगे। आया एक जन मेरे पास, सब में रील बनानी है, रील भूतों की। भूतों की रील उसके रील चलते हैं। वो एक वो एक रील है, आपने देखा होगा। एक टीन टप्पर रहता है, टीन टप्पर, कोई कोका कोला पेप्सी का रहता है ना बॉक्स, वो नीचे गिराता है और अपने आप उसमें हाथ में आ जाता है। मतलब वो नीचे गिराता है, वो नीचे गिरने के बाद अपने आप उसके हाथ में आ जाता है। वो रील देखिए आपने ऐसा कुछ, उसको प्रैंक रील बोलते हैं। वो बता रहा था मुझे भी नहीं पता था। वो बोले मुझे चाहिए सर ये, मैंने बहुत ढूंढा, बोले इधर उधर मिला नहीं कहीं। तो ठीक है भाई, थोड़ा पहचान वाला था, ठीक है भाई लेके जाओ। अब नहीं कैसे बोले, तो लोकोमोशन हो जाएगा आप तब तक आ जाएगा वो। तो रिमेनिंग चैप्टर आपके जुलाई के बाद होंगे, और नवंबर के पहले आपका सिलेबस हो जाएगा टोटल। नवंबर 2027 नहीं बेटा, 26 है ना। हाँ, और अप्रैल महीने में मैं थोड़ा सर से बात करूंगा, आपके सवेरे का टाइम शिफ्ट होता हो तो बैच का। देखते हैं, अप्रैल में होगा वो। छुट्टी आपको रहती है 15 मई के बाद। 15, मैं शुरू इसलिए बता रहा हूँ ताकि पता चले किसी को गाँव जाना हो तो। 15 मई के बाद रहती है छुट्टियाँ, या 20 मई के बाद भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, चलो कम टू द पॉइंट। चलो एक गहरी सांस लो, हो गया।
आपने जो किया ना अभी उसको बोलते हैं IRV। मतलब आपने अभी जो किया है वो क्या है? IRV। व्हाट इज IRV? फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल, नॉर्मल 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 हवा ले रहे हैं वो क्या है? टीवी। पढ़ा बेटा आपने वो? टीवी, IRV, ERV, RV। हाँ, ये सिंबल काय का है? कैंसर का है कि एड्स का है? एड्स का सिंबल है ये। दिस इज द कंप्लीटली अ सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज। इंटरकोर्स के दौरान अगर सिक्रीशन स्प्रेड हुआ, सिक्रीशन अगर टचअप हुआ तो सर बीमारी होने के चांसेस सर। फीमेल को बीमारी है, मेल को हो जाएंगी, मेल को बीमारी है, फीमेल को हो जाएगी, बिकॉज इट्स अ कॉन्टेजियस डिसीज या इन्फेक्शियस डिसीज। तो स्प्रे होता है बेटा, तो पूरी स्किन खराब हो जाती है इससे। सो दिस इज कॉल्ड एज द सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज, also called as the beta, also called as the venereal disease, also called as beta RTI। अभी आप काम करो, इसका फुल फॉर्म टिक कर लो, इसका फुल फॉर्म टिक कर ले। STI, that is called as sexual transmitted disease, also called as venereal disease, also called as reproductive tract infection, RTI। पूरी स्किन खराब हो जाती है इसमें। शरीर पे है ना स्पॉट्स आते हैं, फोड़े आते हैं, ऐसे रैश आते हैं, लाल कलर वाले चट्टे आते हैं। जो बच्चे सेंसिटिव है वो देखो मत इस तरह, सिर्फ इधर देखो व्हाइट कलर। जिनको डर लगता है वो देखो मत, वो जानबूझ के देखेंगे। अभी क्या बोला सर ने? बीमारियां टिक करो। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज कौन कौन से होते हैं? बीमारियां टिक कर, बीमारियों की लिस्ट है बेटा। गोनोरिया, सिफिलिस, जिनेटल हर्पीज, क्लैमिडियासिस, जिनेटल वॉर्ट्स। आपको ये रटना है नाम सारे के सारे। ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ये सब बीमारियां होती है। चल पढ़ एक बार, बीमारियों के नाम पढ़, मन में पढ़ो। वहां लिख ले, ये होता है बैक्टीरिया से, ये होता है बैक्टीरिया से, ये होता है बैक्टीरिया से। लिख लो। ये जो ऊपर तीन बीमारियां जहाँ लिखा मैंने वो बैक्टीरिया से हो रहा है बेटा। ये होता है वायरस से, ये होता है वायरस से। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है सर। और ये जो है ट्राइकोमोनियासिस, ये जो है बीमारी, ये होती है प्रोटोजोन से। एक किंगडम है प्रोटिस्टा करके, प्रोटिस्टा, उसमें आता है ये। आपने नाम सुना है क्या? अमीबा वगैरह, वो इसमें आता है प्रोटोजोन में। ओके, प्रोटिस्टा किंगडम में आता है ये। तो बैक्टीरियल कौन से नाम है बताओ एक बार? बैक्टीरियल नाम कौन कौन से? गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमिडियासिस, ठीक है। और वायरस में कौन कौन सी है? और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हाँ, पहले आप ये टिक किया आपने। हाँ, तो ठीक, मैं इसमें एक एक्स्ट्रा है कि बैक्टीरिया का नाम मुझे बताना है। जैसे गोनोरिया, गोनोरिया बीमारी है, बैक्टीरिया से होती है, तो एग्जाम में बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है। मैं लिख के दूंगा आपको, जैसे बैक्टीरिया का नाम है इधर नाइसीरिया गोनोरिया, बताऊंगा मैं।
वो लिख के दूंगा आपको, पहले एनसीईआरटी क्या बोलती है वो कवर अप करते बेटा। सिफिलिस का मतलब ये है, लाल कलर के स्पॉट्स आते हैं बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, चेहरे पे लाल कलर के स्पॉट्स आते हैं सिफिलिस में। ये गोनोरिया है। ओरल के प्रॉब्लम शुरू होते हैं, ये टॉन्सिल्स का एरिया अंदर, टॉन्सिल्स है और ये जिनेटल वार्ड्स है, मतलब ये आता है जिनेटल ऑर्गन पे। जैसे फीमेल में वल्वा एरिया है, दैट एक्सटर्नल जेनेटालिया, या मेल में एक्सटर्नल जेनेटालिया है, स्क्रोटम वगैरह, वहां पे आते हैं ये जिनेटल वार्ड्स। तो ये जिनेटल ऑर्गन पे आते हैं। तो ये सिफिलिस, गोनोरिया, जिनेटल वार्ड्स, ठीक है बेटा। और सबसे लास्ट ये सिंबल काय का है, HIV, उससे क्या होता है, एड्स। ये कॉमन STIs है, सुनते जाओ सिर्फ। सर बीमारी आपने बोली हेपेटाइटिस बी और HIV, ये दोनों होता है वायरस से, ये दोनों होता है सर वायरस से। और ये कैसे फैला सर, बेटा ये फैलता है बेटा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से या फिर इंजेक्शन शेयरिंग करने से। मतलब ये फैलता है बेटा शेयरिंग से। किसी पर्सन को HIV है और उसका ही जो इंजेक्शन है उसको इंजेक्ट किया, सेम इंजेक्शन दूसरे को इंजेक्ट किया, बीमारी हो जाएंगी। इवन तो ब्लेड्स भी, ब्लेड शेविंग वाले ब्लेड्स, उससे शेयरिंग होता है। निडल्स, इसलिए पता है क्या ये डिस्पोजेबल क्यों है निडल्स, सिरिंज क्यों डिस्पोजेबल है, कारण क्या है, वही है। ये तो एक की बीमारी दूसरे को होने के चांस है। पहले क्या हुआ करता था, पहले आज से 30 साल पहले एक ही निडल रहता था, पेशेंट को चुबाया, फिर वो निकाला, गर्म उबलते हुए पानी में रखा उसको, उबलता हुआ पानी। मैं देखता था ना अभी, मतलब गांव खेड़े में ऐसे डॉक्टर थे जिनके उबलता हुआ पानी में निडल डालते थे। एक तो निडल से, उससे इंजेक्शन से डर लगता, उबलता हुआ पानी, उसमें वो निडल उभर रही है क्या सीन होता होगा। बीमारी फैलती उससे, इसलिए उसको स्टरलाइज करते हैं। उसको क्या बोल, इस प्रोसेस का नाम क्या है, स्टरलाइजेशन, होना जरूरी है। अब डिस्पोजेबल आ चुके हैं इंजेक्शंस के फॉर्म में, ठीक है बेटा। नाउ वाया ब्लड भी हो सकता है, ब्लड होने के चांस है। इसलिए पता है आपको, जो करता है ब्लड डोनेट, उसका पहले ब्लड चेक किया जाता है ब्लड बैंक में, ये ब्लड सही है कि गलत है, बाद में उसको नेक्स्ट को देते हैं, बराबर है। ऐसे डायरेक्ट नहीं देते, ब्लड को पहले चेक किया जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है सर। अगर मम्मी को बीमारी है, जैसे अगर मम्मी को HIV है या मम्मी को हेपेटाइटिस है, तो बच्चे के होने के चांस है। मतलब मम्मी का बीमारी बच्चे को होगा, मैंने पहले ही बोला था। HIV का विषाणु प्लासेंटा से जाता है, बराबर है। मम्मी को अगर बीमारी है तो बच्चे को होना ही है, स्पेशली एड्स। हाँ ये मैंने बोला नहीं उस वक्त, अगर मम्मी को एड्स है तो बच्चे को होने के चांस है, उस समय भी एबॉर्शन होने के चांस है, एबॉर्शन होता है उस वक्त। ओके सर, तो ये बातें हो गई सर वायरस वाली बीमारी की। तुम ये लाइन टिक करो लाल कलर की। सर ऐसा क्यों किया आपने ये टिक, क्योंकि ये PYQ है। इसका सीधा मीनिंग क्या है, अगर आप हेपेटाइटिस बी, जिनेटल हर्पीज और HIV इन तीनों को छोड़ दो तो बाकी जितनी बीमारियां हैं ये ठीक हो सकती है, सिर्फ ये 3 बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। इट इज नॉन क्यूरेबल, दे आर नॉन क्यूरेबल। विच 3 आर नॉन क्यूरेबल, क्यूर नहीं हो सकती है, ट्रीटमेंट ही नहीं इसके ऊपर। बाकी हो जाएगा ट्रीट, गोनोरिया ट्रीट हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा, जिनेटल वार्ड्स हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। अब लास्ट टिक कर सर इसके सिम्टम्स बताइए, मतलब अगर ये होता है बीमारी तो सिम्टम्स क्या है। बेटा सिम्टम्स सुन ले, सिम्टम्स में पहला इचिंग होता है, इचिंग सिम्टम्स है। फ्लूइड डिस्चार्ज, मैं आपको बोल दूं कभी कभी क्या होता है,
डिस्चार्ज होता रहता है, जैसे वजनल डिस्चार्ज होते रहता है, एक व्हाइट कलर का सिक्रेशन वजना से बाहर निकलते रहता है, व्हाइट कलर का सिक्रेशन रहता है, अपने आप बाहर निकलता है। तो ये एक सिग्नल है, ये कुछ हो चुका है वहां पे, बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते हैं ना, तो वो अगर ऑब्जर्व हो जाते तुरंत एक्शन लेनी चाहिए, तो वो फैलता है बीमारी। दर्द होना शुरू होता है जहां पे जेनेटल ऑर्गन है वहां पे, स्वेलिंग होता है जेनेटल ऑर्गन, स्वेलिंग होता है वहां पे, जैसे एक्सटर्नल जेनेटियन फीमेल स्वेल होता है, मेल में स्वेलिंग होता है जेनेटल ऑर्गन। ये ऑब्जर्व करने चाहिए क्या सर, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन, स्वेलिंग, ठीक है, इचिंग भी बहुत ज्यादा होता है सर। तो ये कुछ सिम्टम्स है बेटा। खास करके मैं फीमेल में इसलिए बात कर रहा हूं, मैं फीमेल में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि फीमेल में सिम्टम्स एक्चुअली रहते हैं शुरू शुरू में एसिम्टोमिक, मतलब वो सिम्टम जो है वो फील नहीं होते, वो दिखते ही नहीं है, लेकिन होते हैं। सिम्टम्स होते हैं लेकिन वो फील नहीं होते, वो दिखते नहीं, जब तक वो ज्यादा ना हो जाए। इसलिए मैंने लिखा वहां पे एसिम्टोमेटिक, मतलब वो बीमारी है लेकिन वो दिख नहीं रही है, इसको बोलते हैं एसिम्टोमेटिक। क्योंकि वो सर लंबे समय तक डिटेक्ट नहीं होती सर, ठीक है। हाँ, ओके। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। कभी अगर देखो अर्ली सिम्टम्स है, तो एक तो हम क्या करते हैं, अर्ली सिम्टम्स को हम अवॉइड करते हैं। जैसे कभी कभी हेडेक होता है, हमें लगता है रोज की बीमारी हेडेक, क्या है, लगाओ झेंडू बाम हो जाएगा क्लियर, घर पे है झेंडू बाम। खांसी हो गई, विक्स की गोली लो, हो जाएगा। भाई ये खांसी हमेशा विक्स की नहीं होती, कुछ और भी हो सकती है। ये हेडेक सिर्फ पढ़ाई का नहीं होगा या मोबाइल का नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। बुखार सिर्फ कुछ हुआ उसको कॉमन कोल्ड उसका नहीं, कुछ और भी हो सकता है। ऐसा ही तो हम कभी कभी क्या करते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं सिम्टम्स को, फिर वो बीमारी और बढ़ती है। और एक होता है सर ऐसे जो बीमारियां होती हैं, स्पेशली जो जेनेटल ऑर्गन से बिलोंग करती बीमारियां, उसमें थोड़ा हमें शाइनेस होता है, हम कैसे बताएं, हम घर पे कैसे बताएं, हम डॉक्टर के पास कैसे बताएं, वो भी एक होता है, उसको बोलते हैं सोशल स्टिग्मा। ये सोशल होता है, कैसे बताएं, ठीक है बेटा। हाँ, गायनेकोलॉजिस्ट को भी कैसे बताएं, घर में कैसे बताएं। ये लास्ट है। अगर ये बीमारी ठीक नहीं हुई, देखो एक होता है सिम्टम्स, एक होता है ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया, गलती से ट्रीटमेंट नहीं लिया, अवॉइड करते रहे, परसों बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे, देखेंगे क्या होता है, देखेंगे, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको बोलूंगा उसका परिणाम क्या होता है। उसका परिणाम होता है बेटा पीआईडी, फीमेल में होता है पीआईडी। ये पीआईडी क्या होता है सर, पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। जो पेल्विक का एरिया है वो स्वेल होता है, पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है बेटा पेल्विक वाले एरिया में, जहां पे जिनेटल ऑर्गन है ना, वो जगह पूरी तरह से स्वेल हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एबॉर्शन का मतलब ये होता है कि उस मदर को बच्चा टिकता ही नहीं, मतलब जैसे जायगोट बना कुछ पर रहेगा अपने आप गिर जाएगा, उसको एबॉर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अब ये जानबूझ के नहीं, ये अपने आप हो रहा है क्योंकि उसका यूट्रस खराब हो गया है। तो क्या हो रहा है हमेशा, उसको बोलते हैं बार बार बच्चा गिर जाना अपने आप, एबॉर्शन। स्टील बर्थ इतना भयंकर होता है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। स्टील बर्थ का मतलब होता है बेटा बच्चा पेट में ही मर जाता है और मरा हुआ बच्चा बाहर निकलता है। व्हाट इज स्टील बर्थ, बच्चा इन्फेक्शन की वजह से पेट में ही मर जाता है, उसको स्टील बर्थ बोलते हैं, और मरा हुआ बच्चा ही बाहर आता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहीं पर भी हो जाती है प्रेगनेंसी, वो यूट्रस छोड़ के, इनफर्टाइल कपल हो जाता है। इवन तो कैंसर होने के चांस है बेटा। सर कैंसर कहाँ हो सकता है यूट्रस को हो सकता है सर्विकल कैंसर हो जाए, सर्विकल कैंसर केस ज्यादा है। कौन सा कैंसर, सर्विकल कैंसर, सर्विक्स का, सर्विक्स कैंसर।
इसीलिए ये चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसी का नाम है कि हमें केयर लेनी पड़ेगी, हमें केयर लेनी पड़ेगी बेटा। और ये लास्ट स्टेटमेंट है, ये किन को होता है, इस एज को ज्यादा होता है, ये मैंने पहले हाईलाइट करके रखा है, टिक कर उसको। एसटीआई बीमारी कौन से एज में ज्यादा होता है सर? 15 टू 24 एज। ये वैसे किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो अगर मैं बोलो ये इनको ज्यादा होता है। टॉपिक हो गया ना, वो पैराग्राफ खत्म हो गया क्या? हाँ हो गया ना पैराग्राफ? हाँ ये लास्ट है। इनसे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए सर? बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए बेटा? 3 पॉइंट दिए हैं, पढ़ लेना इसको। 3 पॉइंट दिए हैं कि सर बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, ऑलवेज ट्राई यूज कॉन्डम, एंड इन केस ऑफ डाउट, इन केस ऑफ डाउट अगर आपको डाउट हुआ सिम्टम्स पे, वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर। ठीक है? हाँ, ताकि डायग्नोसिस जल्दी हो सके। क्या है एक्चुअली पता है क्या, मैं देखो कहाँ गए ये?